एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फेंग उस किलिन वाले बंदे को पीट के रख दिया होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए अब वो और ज़्यादा ताकत से फेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसे देखकर फेंग जल्दी से अपने किलिन आर्म का पावर का यूज करके उसे काउंटर कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और वो किलिन रिंग से बाहर फेंका जाता है और उसका हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है। जो देखकर फेंग अपने मन में कहते हैं कि जैसा उम्मीद था वो हेल डॉग के पावर की इनहेरिट करके काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन गया है। अगर मेरे पास मेरा सुप्रीम बॉडी का डिफेंस नहीं होता तो मैं उसका मैच कभी हो ही नहीं पाता। इसलिए उसे हराने के लिए मैं उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं दे सकता हूँ। वहीं पर किलिन को दिखाते हैं जो कि उठकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से उससे कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इतना भयंकर हमला में भी तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ है। ये वो कह ही रहा होता है कि तभी फेंग उसके चेस्ट पर अटैक करते हुए कहता है कि ये बारबेरियन क्लान के बिहाफ में है। ये बोलकर वो उसे 2-4 पंच और मारने लगा होता है, जो देखकर बारबेरियन क्लान वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे और ज़्यादा पीटने के लिए कहने लगते हैं। वहीं पर फेंग को दिखाते हैं जो कि उसे बहुत ज़्यादा पीट कर एक फाइनल अटैक करके उसे ढेर करते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होना चाहिए। लेकिन वहीं पर उसे दिखाते हैं जो कि फिर से खड़ा हो गया होता है। उसे फिर से खड़ा होता देखकर फेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है। वहीं पर वो फिर से खड़ा हो जाता है और वो इस पर एक ब्लैक कलर के पावर से कवर हो गया होता है और कहता है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्या तुम्हारे पास अभी भी मुझसे फाइट करने की हिम्मत है। वो देखकर उसका सीनियर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है कि तो फाइनली इस टाइम तुम अपियर हो ही गए हो, 3 हेडेड हेल डॉग का फायर अपियर हो ही गया है। उसे देखकर फेंग कहता है कि अगर तुम फिर से उठ सकते हो तो मैं तुम्हें फिर से गिरा सकता हूँ। फेंग को उसके तरफ बढ़ते देखकर उसका सीनियर कहता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है, इस ह्यूमन ने उसे मैजिक पावर को यूज करने के लिए फोर्स कर दिया है, इसलिए अब तुम उसी के हाथों से मारे जाओगे। दूसरी तरफ में उस किलिन को दिखाते हैं जिसके पीछे में उस 3 सर वाले कुत्ते का परछाई अपेयर हो जाता है। उसे देखकर और उसका ऑरा को फील करके फेंग कहते हैं कि उसका पावर तो सच में काफ़ी ज़्यादा है। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वो फेंग पर अटैक कर देता है, जिससे फेंग जल्दी से उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे वो गिर जाता है। उसे गिराकर फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या तुम फिर से उठ सकते हो। ये बोलकर वो फिर से अपने स्पिरिचुअल हाथ से हमला करने वाला होता है, लेकिन इस बार वो उसका अटैक करने से पहले ही अपना पावर को यूज करके उसका हाथ को ही खत्म कर देता है, जिससे वो जगह धुंध से घिर जाती है। जो देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि लगता है कि वो इंसानी बच्चा अब नहीं बच पाएगा। वहीं पर उस किलिन को दिखाते हैं जो कि हंसते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे एंशिएंट बारबेरियन क्लान को ज्वाइन करके लॉर्ड हेल डॉग में बिलीव करना शुरू कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर फेंग उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या तुम मुझे भी अपने जैसा कुत्ता बनाना चाहते हो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फेंग वहाँ से गायब होकर उसके पीछे अपियर होकर अटैक करने वाला होता है। जो देखकर उसकी काफ़ी ज़्यादा फटने लगी होती है, लेकिन उसका अटैक लगने से पहले उसका सीनियर आकर उसे बचा लेता है, लेकिन फिर भी उस अटैक में उसका हाथ कट जाता है। वो उससे बचाकर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि तुम लोग फॉरेन ड्रेस पर डिपेंड होकर ये बैटल जीते हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा क्लान मेरे वाले से काफ़ी बेहतर है। ये बोलकर वो उसे वहाँ से लेकर जाते हुए आखिरी धमकी देते हुए कहते हैं कि हम जरूर आकर बदला लेंगे। उसे भागता देखकर सभी लोग फेंग का नाम का नारा लगाने लगे होते हैं। वहीं पर फेंग सभी चीफ को ग्रीट करता है और उनसे कुछ बातें करने चला जाता है। दूसरी तरफ में एक एल्डर सभी लोगों से कहता है कि अब जबकि ट्रेडर भाग गया तो कंपटीशन ऐसे ही कंटिन्यू होगा। अगले सीन में फेंग को दिखाते हैं जिससे हाई प्रीस्ट उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स कह रहा होता है और बाकी के चीफ से कहता है कि मैं इससे बातें करने के लिए अंदर जा रहा हूँ और मैं इस कंपटीशन को सभी चीफ पर छोड़ता हूँ। ये बोलकर वो फेंग को अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर जाकर वो बीस्ट गॉड की मूर्ति के सामने झुककर उसे ग्रीट करता है। बीस्ट गॉड की स्टैचू को देखकर फेंग सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने उसे पहले कहीं पे देखा है, लेकिन कहाँ देखा वो याद नहीं आ रहा है। तभी वो प्रिस्ट उससे कहना शुरू करते हैं कि चैनवू कॉन्टिनेंट का हाई प्रिस्ट मुझसे पहले बीस्ट गुड ऑर्डर के बारे में बता दिया है और आज आपका राइटियसनेस के कारण आप ऑलरेडी मेरे क्लान का गेस्ट ऑफ ऑनर बन गए हैं और अब जबकि इस बार आप यहाँ पे आ ही गए हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ चाहिए होगा, लेकिन बताने में कोई हार्म नहीं है, इसलिए आप बता सकते हैं। फेंग अपना सर खुजाते हुए कहते हैं कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, क्या आप मुझे अपने एंसेस्ट्रल लैंड में एंटर करके कुछ टाइम के लिए कल्टिवेट करने दे सकते हैं। एंसेस्ट्रल लैंड के बारे में सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचते हैं कि बारबेरियन क्लान के कस्टम के अनुसार में तो बीस्ट गॉड ऑर्डर वाले भी उसमें एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बारबेरियन ट्राइब का कोर है और वहीं पर हमारे एंसेस्टर का बुरियल पैलेस भी है, इसलिए हम कैसे एक आउटसाइडर को उसमें इतनी आसानी से एंटर कैसे करने दे सकते हैं। उसे सोच में खोया देखकर फेंग उससे पूछता है कि क्या ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है क्या। फेंग वो सब कह ही रहा होता है कि तभी उसका लिटिल बॉल निकलकर कुछ कहने लगा होता है। उस बीस्ट को देखकर हाई प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं पर फेंग उसे वापस अंदर रखकर कहता है कि अब जबकि ये इनकन्वीनियंट है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसका जाने से पहले ही हाई प्रीस्ट उसे रोकते हुए थोड़ा सा नर्वस होकर बात बनाते हुए उससे कहने लगा होता है कि वहाँ पर एंटर करने के लिए तुम्हें मेरा परमिशन के साथ साथ 5 ग्रेट जून क्लान का परमिशन की भी जरूरत पड़ेगा।
आप यहीं पर रुकिए, मैं उनसे पूछकर आता हूँ। ये बोलकर वो जाकर सभी लोगों को फैंग का उस बिस्ट के बारे में बता देता है। जो सुनकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगे होते हैं कि आप जो देखें क्या वो सच में सच तो है ना। प्रीस्ट कहता है कि हाँ, मैं 1000% सही हूँ। अगर मैं उसे अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी यकीन नहीं कर पाता। इसलिए मुझे लगता है कि हम उसे एंसेस्टर लैंड में एंटर करने दे सकते हैं और कंपटीशन के बाद दोबारा खोलकर उसे बाहर निकालने के लिए कहेंगे। अब बताया जाता है कि एंसेस्टर प्रीस्ट लैंड बारबेरियन रेस का 5 ग्रेट सेक्रेट बिस्ट का बुरियल प्लेस है। एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक जब सभी सेक्रेट बिस्ट का वक्त आता है तो वो लोग वहीं पर जाकर अपना टाइम खत्म होने का इंतजार करते हैं। एंडलेस ईयर में काउंटलेस होली बिस्ट यहाँ पर दफन हुआ है। एंसेस्ट्रल लैंड हर 10 साल में एक बार ओपन होता है और सभी बिस्ट क्लैन का कोर चिल्ड्रन यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए आते हैं, लेकिन उनका फिजिक के कारण वो लोग उस जगह के ज़्यादा एसेंस को एंड्योर नहीं कर सकते हैं और सिर्फ 4 से 5 दिन तक ही वहाँ पर रह सकते हैं। और वही बहुत ही कुछ माना जाता है क्योंकि 4 से 5 दिन का कल्टीवेशन बाहर के 40 से 50 साल के बराबर होता है। इतना बताने के बाद फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी एल्डर मिलकर एक टेलीपोर्टेशन एरो को ओपन करके फैंग को वहाँ पर भेजते हुए कहता है कि यहाँ से तुम डायरेक्टली एंसेस्ट्रल लैंड में पहुँच जाओगे और अगर तुम वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगे तो एंसेस्ट्रल लैंड के सेंट्रल में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है जहाँ पर एक सोर्स स्टोन डालकर तुम वापस आ सकते हो। फैंग उसके लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। उसे भेजने के बाद वो सभी लोग कुछ दिन के बाद आने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वांग आकर वहाँ पर जाते हुए कहता है कि तुम मुझसे इतना आसानी से नहीं बच सकते हो। ये बोलकर वो भी टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में एंसेस्ट्रल लैंड को दिखाते हैं जहाँ पर फैंग वहाँ के एनर्जी को फील करके कह रहा होता है कि यहाँ का स्पिरिचुअल चीज़ तो सच में बाहरी वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग है और काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये बोलकर वो सोचता है कि मैं क्लियरली 5 सेक्रेट बिस्ट को फोर्सेस को फील कर सकता हूँ और 5 ग्रेट बिस्ट के रोअर को भी फील कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आराम से अपने सुप्रीम बॉडी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इतना सोचकर वो खुद से कहने लगा होता है कि लगता है कि यहाँ पर ग्रेट डिवाइन बिस्ट का एसेंस जी भी है। तो इसीलिए वांग कहा था कि सिर्फ हेवन और अर्थ में ही सुप्रीम बॉडी को पूरी तरह से फोर्स किया जा सकता है। ये सब वो कह रहा होता है कि तभी वहाँ पर वांग आकर उसका कंधा पर हाथ रखते हुए कहता है कि आप मुझे मिस तो नहीं किए हैं ना। अचानक उसे वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग उससे कहते हैं कि वो लोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे इसलिए मुझे यहाँ पर भेज दिए हैं। फैंग उसकी बात को इग्नोर करके झरना के ऊपर में बैठकर कल्टीवेट करने लगा होता है। उसे देखकर वांग उससे कहता है कि जब एक बार आप पूरी तरह से सुप्रीम फिजिकल बॉडी को फोर्स कर लेंगे तो आप वॉइड के पावर को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। इतना बोलकर वो फैंग को कल्टीवेट करते हुए देखकर खुद से कहता है कि ये बच्चा तो सिर्फ एक ही तरह की हेवनली पनिशमेंट एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो वॉइड के पावर को कंट्रोल करना शुरू भी कर देता है फिर भी वो 10% से ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन सिर्फ 10% ही कंट्रोल करना काफ़ी बड़ा स्टेप होगा। ये सब वो कह रहा होता है कि तभी उसका लिटिल बॉल निकल कर उसके पास चला जाता है। उसे देखकर वांग उससे पकड़कर पूछने लगा होता है कि क्या तुम भी यही सोचते हो। ये बोलकर वो उसे बताते हुए कहते हैं कि वॉइड के पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए उसे 9 एक्सट्रीम पावर को पूरी तरह से यूज करना पड़ेगा और उस वक्त में सेक्रेट क्रिस्टल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन सेक्रेट क्रिस्टल को 8 ग्रेट फैमिली ने बहुत ही मुश्किलों से ऑब्टेन किया है, इसलिए उनसे मांगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा और अगर वो उसे चुरा लेता है तो वो लोग उसे पूरी दुनिया में हंट डाउन करना शुरू कर देंगे। इतना बोलकर वो हंसते हुए कहने लगा होता है कि लेकिन अगर वो सच में हंट डाउन किया जाने लगेगा तो देखने में मज़ा ही आ जाएगा। ये सुनकर उसका लिटिल बॉल उसे पीटने लगता है। वहीं पर वो अपने बात को जारी रखते हुए कहता है कि पिछला जनरेशन का वॉइड मार्शल आर्ट्स का बॉडी वाला बंदा 6 एक्सट्रीम पावर को कंट्रोल कर पाया था। लगता है कि फैंग को वहाँ पर एंटर करवा के असली दुनिया दिखाना पड़ेगा। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारा पानी मिलकर ड्रैगन बनकर फैंग पर अटैक कर रहा होता है। दूसरे सीन में हाई प्रीस्ट को दिखाते हैं जहाँ पर एक क्लान के एल्डर उससे कहते हैं कि फैंग के एंटर किया वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कहीं उसके साथ तो। 1 महीना सुनकर प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और जल्दी से उसे बाहर लेकर आने के लिए कहने लगा होता है, लेकिन तभी बीस्ट गॉड उसे डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कहता है। जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वेट करने के लिए कहने लगता है। इसी के साथ दूसरे सीन में लाइट अलायंस के लाइट होली माउंटेन को दिखाते हैं जहाँ पर उनका होली लॉर्ड अभी भी वापस नहीं आया होता है, जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगे होते हैं। लेकिन एक बंदा सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, पास्ट में तो होली लॉर्ड को काफ़ी टाइम लगता था जब वो सर्कुलेशन में जाते थे तब, लेकिन इस बार तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। दूसरे एल्डर कहते हैं कि पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है, अब 10 एम्पायर को मेडिकल गिल्ड बैकअप कर रहा है जिससे हमारा मार्केट शेयर बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा है, इसलिए जल्दी से होली लॉर्ड को आकर डिसीजन लेना ही पड़ेगा। पहले एल्डर पूछते कि वो लोग किस तरह का टैक्टिक का यूज कर रहे हैं। सभी एम्पायर में मेडिसिन मास्टर अपियर हो गया है, इसका मतलब है कि जरूर उन्हें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा। दूसरे एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि वो लोग पेशेंट की सैलरी का सिर्फ 10% ही चार्ज कर रहे हैं और गरीबों का तो फ्री में इलाज कर रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो लाइट अलायंस खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो अपने घुटने में आकर कहने लगा होता है कि होली लॉर्ड प्लीज जल्दी से आ जाइए। इसके बाद अगले समय फैंग को दिखाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।